नेक्स्ट राजल अपन बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सॉरी क्या? होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक क्या है मतलब ये? सॉरी मेरे टर्म सुनी हुई लग रही है लेकिन भूल गया मैं। आप वो मत बोलना, अगर लीगेंड एक ही होता है तो उसे होमोलिप्टिक बोलते हैं। वो मैंने करवा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ लीगेंड। आपने नोट्स लिख रखे हैं मेरे, उसमें शुरुआत में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ लीगेंड, बेसिक इंट्रो लेक्चर जब मैंने करवाया था उसमें होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक लिखवाया होगा मैंने। बात कर रहे हो राजल, मैंने बताया होगा, कोई इशू नहीं, देख लो, कुछ नहीं है, सही है। होमोलिप्टिक NiCl4 होमोलिप्टिक है। अगर लीगेंड एक जैसा ही है उसे होमोलिप्टिक बोलेंगे, मतलब एक से ज्यादा है लेकिन है एक ही, उसे होमोलिप्टिक बोलेंगे। अगर लीगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट है उसे हेट्रोलिप्टिक बोलेंगे। ठीक है, और बताइए। तो वो तो अपन बात कर चुके ना। हाँ ठीक है। क्या बता रहा था मैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को राजल इस तरीके से समझिएगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हुआ क्या कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स थे। डी के अंदर 5 शेल जी होते हैं, इतना अपन जानते होंगे, है ना। मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो डी के अंदर, एक के अंदर 2। ये बात का कोई आइडिया है? ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं राजल 1 2 3 4 5, अपन ने डब्बे की नेमिंग कर दी, पहला इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ भरा जाएगा? हाँ जी, फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो आप ऐसे भरते हो, ठीक है। चलो, अब अगर मैं ऐसे भर दूं, मेरी मर्जी, कुछ गलत हो गया इसमें? 5 से कम हुआ मतलब एक ले लेते हैं। चलो, इसको क्या बोलोगे? D1, इसको D3 के ब्रैकेट में 1, ऐसा है ना। इसको भी D1 ही बोला जाएगा। और वो सिर्फ इतना बोलता था पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। उसने ये कभी नहीं बोला कि पहले वाले में ही पहला इलेक्ट्रॉन भरो। ये बात क्लियर है? उसके बाद पेयरिंग होना चालू होती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों मैं ये सवाल पूछा? क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूं कि पांचों में से कहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो आपने चाहे यहाँ भरो, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इन पांचों का जो एनर्जी है वो सेम है। इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। और इसी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आप क्या बोलते हो? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आप क्या बोलते हो? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बात क्लियर? चलिए, अब बात क्या होती है
क्योंकि पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम है, तो अपन इलेक्ट्रॉन कहीं भी बढ़ सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। होता क्या है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हो। एनर्जी लेवल में डिफरेंस कैसे आ जाता है? राजल, आपकी कहे अनुसार मैंने क्या कर दिया, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, ठीक है। अच्छा, ये किसके डी में अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? मतलब ये मेटल का डी है कि लीगेंड का डी है? मेटल। इतना बात क्लियर है। तो भैया ये मेटल का डी है। लीगेंड क्या करता है? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसा कि सिचुएशन के अनुसार अपन ने करा, आपको एक मेटल का D1 कॉन्फ़िगरेशन आया, आपने बोला सर इसको यहाँ भर दो, अपन ने भर दिया, कोई दिक्कत। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली इमेजिन करिएगा, ये हो गए आपके 5, ये आपने पहला भर रखा है। तो D1 में पहला भर दिया, कोई इशू नहीं भैया, भर दिया पहला, मेरी मर्जी होगी, मैंने वहां भर दिया। अब जैसे ही लिगेंड ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करे, यहां से आए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों है तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या होती है? तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहना चाहेगा क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो किसी दूसरे ऑर्बिटल में। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल कि उसको रिपल्शन लास्ट वाले में सबसे कम महसूस होगा, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो अपन यूं बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन कहीं इस प्लेस के अलावा उसको हर प्लेस पहले वाली से तो सूटेबल है। समझ में आया? मतलब वो 1 की बजाय 2 में भी जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, 3 में भी कोई नहीं है, 4 में भी कोई नहीं है, 5 तो बेस्ट हो गया। लेकिन पहले से तो बाकी सारी प्लेसेस अच्छी हैं। क्लियर है? तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से और स्टेबिलिटी घट जाने की वजह से, जहां पहले पांचों की एनर्जी लेवल सेम थी, जिसे आपने डी जनरेट ऑर्बिटल बोला था, ये रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से और स्टेबिलिटी घट जाने की वजह से एनर्जी लेवल में क्या आ जाता है? डिफरेंस। बात क्लियर? और इस एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाने की वजह से ये जो आपका डी ऑर्बिटल है, ये बट जाता है 2 पार्ट में। इस यही अगर मैं डायग्राम बना दूं, ये एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाने की वजह से आपका जो डी ऑर्बिटल है, ये बढ़ जाता है 2 पार्ट। ये बेरी सेंटर बोला जाता है, इसकी जो मिडिल वाली, मैं दूसरे में बनाता हूँ, छोड़ो। देखो हुआ क्या, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझते हैं। पहले पांचों का एनर्जी लेवल था सेम। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर से दिखा, अभी डोनेट नहीं किया लेकिन बस आ गया इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, पहले तो दोनों का एनर्जी लेवल सेम था, इसका एनर्जी लेवल हल्का सा बढ़ेगा। मतलब थोड़ी उथल पुथल होगी, लेकिन स्टिल स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं आएगा। एनर्जी सबकी उतनी है लगभग, ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी हल्की सी बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इसको उस तरीके से इमेजिन कर लो, आप अकेले खड़े, ठीक है, सड़क पे। कोई दिक्कत नहीं है अपने को अकेले खड़े होने में, लेकिन आपको अपने से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक डायनासोर दिखा है, तो अपनी दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी। ये नॉर्मल सिचुएशन थी, डायनासोर दिखते ही ये दूसरी वाली सिचुएशन। अब डायनासोर जब धीरे धीरे पास आएगा ना, तो आप जो 5 दोस्त खड़े थे शुरू में एक साथ गठबंधन बनाए हुए, अब भागोगे इधर उधर। ठीक है, सेम होता है इनके साथ भी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखा, इनका एनर्जी लेवल बढ़ा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन पास पास आए, ये टूट गए। ये डी ऑर्बिटल 2 लेवल में टूट जाता है, जिसको बोला जाता है Eg और T2G। ये उसका अरे यार, ये कहलाया जाता है उसका बेरी सेंटर।
ये ब्रेक होता है फर्दर ईजी और ये ब्रेक होता है फर्दर T2G। ये बात क्लियर हुई? ईजी और T2G नाम कहाँ से पढ़े? ये आपके सिलेबस में नहीं, आपकी क्या एडवांस में भी नहीं है, मेंस में भी नहीं है, मेडिकल में भी नहीं। उसके लिए फर्दर डिटेल जाना जरूरी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये इसके बीच का जो गैप होता है राजन, इसे आप बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट। यही गैप क्या कहलाया जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट। यहां से यहां तक का जो गैप है, ईजी से बेरी सेंटर तक के बीच का जो गैप है, ये है 0.6 डेल्टा नॉट। और यहां से यहां तक का जो गैप है वो है -0.4 डेल्टा नॉट। ये बात क्लियर? हाँ। माइनस क्यों आया है? क्योंकि अच्छा ये जानते हो क्या, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी, समझ गए होगे माइनस क्यों आया? इसकी एनर्जी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, सो ये मेरा हो गया गैप का इशू। ये डेल्टा नॉट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये भाई साहब कहलाए जाते हैं बेरी सेंटर। हो गया काम। ठीक है। अब अंतरात्मा की आवाज सुनना। पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कहां भरोगे? वहां पे जिसकी स्टेबिलिटी कम है कि वहां पे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, ईजी की T2G की? तो पहला इलेक्ट्रॉन भराई में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत राजन? दूसरा कहां भरोगे? ये रहा तीसरा, उसके बाजू में। चौथा कहां भरेंगे? तो बिल्कुल है ना, फोर्थ में एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा। क्या? अगर आप उसको T2G में भरते हो तो आप कंफर्म बात है कि इस तरीके का कुछ बनाओगे। तो होता क्या है, जब आपने इस तरीके का बनाया तो अपन तो क्या चाह रहे थे, अपन को तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। तो जब आपने यहाँ पे भरा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ा ही है बिल्कुल। अब तो क्या करो सर, ऊपर भर दो। बिल्कुल सही बात है जी। ऊपर भरने पे क्या हो रहा है? रिपल्शन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में आपको एनर्जी तो कुछ देनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? अपन को सीढ़ियां चढ़ने में ताकत चाहिए होती है, उतरने में नहीं। 8 फ्लोर तक आप चढ़ने में दम लगाते हो, उतरने में तो अपन 8वें से डायरेक्ट ग्राउंड पे भी आ सकते हैं बिना कुछ मेहनत के, ठीक है ना। चढ़ने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो जब नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके आप चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भर पाओगे। तो अब मेरे को देखना है मुझे कम मेहनत कहाँ करनी पड़ रही है। राजल, जहां मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी मैं वो काम करूंगा। कहने का मतलब, अगर आपको ऊपर चढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो आप चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ करवाओगे? पेयरिंग में। और अगर आपको पेयरिंग में ज्यादा रिपल्शन महसूस हो रहा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप कहाँ भरोगे? ऊपर। इतनी बात क्लियर है क्या? वापस रिपीट करूं? अपन दो कंडीशन रखते हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मैंने इसमें भरा ऐसा और मैंने इसमें भरा ऐसा। ये बात ठीक है?
यही दो केस होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन भरने के। या तो आप नीचे ही चौथा भर दो या ऊपर। अब बात आ जाती है कि ये वाला कब लेंगे और ये वाला कब लेंगे। तो राजल, इसके अंदर क्या है, रिपल्शन तो बढ़ ही रहा है, और इसमें भी चौथे इलेक्ट्रॉन लगाने में भी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी कंपेयर टू रिपल्शन के, तो आप चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना चाहोगे, नीचे के ऊपर? बिल्कुल, है ना, अपन तो वो काम करना चाहते हैं ना जो अपने को आसान लगे। तो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रॉन नीचे भरूंगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा फील कर रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन ऊपर भरूंगा। ये बात ठीक है? इसमें से कुछ बनाना चाहोगे क्या? डायग्राम बना लो, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, तो दो चीजें यहाँ पे होती हैं राजन। एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट। ठीक है, और एक होती है पेयरिंग एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग। मैं अपने हिसाब से डोनेट करता हूँ उसे पी से। ठीक है, अब खुद बताइएगा, ये Eg है, ये T2G है, ये बीच के गैप को क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट। अगर आपका डेल्टा नॉट ज्यादा है P से, तो गैप जो है वो ज्यादा होगा कि कम होगा दोनों के बीच का? T2G और Eg के बीच का गैप ज्यादा हो। अगर गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे चौथा, नीचे के ऊपर? ये बात ठीक है ना? और अगर डेल्टा नॉट लेस देन P हुआ तो मतलब ये गैप क्या है, कम है, तो अपन चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर डालेंगे। सारी कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं। बस अगर ये पता चल जाए कि गैप ज्यादा कब और गैप कम कब, तो मेरे ख्याल में मैं कॉन्फ़िगरेशन बढ़ सकता हूँ। इतनी बात ठीक? तो अब SFL और WFL होपफुली आपने सुन रखा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अगर मेरा लिगेंड SFL है तो मेरा डेल्टा नॉट हाई होगा, उस केस में रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मेरा लिगेंड वीक फील्ड है तो मेरा डेल्टा नॉट लो होगा, और उस केस में रिपल्शन भी लो होगा। ठीक है, P क्या होगा मैं बता देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा। रिप्रेजेंट्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। डेल्टा नॉट क्या होता है? represents energy required for crystal field splitting। ठीक है, अब खुद ही बता दीजिए, अगर डेल्टा नॉट लेस देन P है
लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा कि वीक फील्ड? और अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी है तो? बिल्कुल क्लियर बातें हैं, ठीक है। अब CFSE का फॉर्मूला लंबा है बट सिंपल। माइनस माइनस क्यों आया? क्योंकि आपको याद होगा 0.4 के बाजू में अपन ने माइनस लिखा था। मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू डेल्टा नॉट प्लस NEG मल्टीप्लाई बाय 0.6 इंटू डेल्टा नॉट प्लस NP। NP बता सकते हो क्या है? अच्छा ठीक, आप ही से पूछूंगा थोड़ी देर में। So what is minus N T2G? It is number of electron in T2G। मतलब N T2G क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। NEG क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। ये आपने पढ़ रखा है कि किसी ने बताया था कि वेदांतु पे देखा है? नहीं नहीं, मतलब ये जो आप बता पा रहे हो, जैसे NP अभी आपने बोला, तो ये कहाँ आपने पढ़ा था कि कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा है कि मैम ने बताया है? इनबिल्ट टैलेंट है क्या ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। NP में बता देता हूँ राजल, ठीक है ना। इसको जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लो, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा फील आती है, ठीक है। ये होते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म। अंग्रेजी हुई है, हिंदी में बोले तो जबरदस्ती कराई गई पेयरिंग। जबरदस्ती बोला है, ठीक है ना। और जबरदस्ती मतलब क्या होता है? मेरे पास चॉइस थी लेकिन फिर भी मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, मेरे लिए ये जबरदस्ती है, ठीक है। क्या अपने पास चॉइस है लेकिन अपन फिर भी वो रास्ता नहीं अपना रहे। अभी मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इन सब चीजों का। NP का सिग्निफिकेंस समझिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा राजल के पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहीं भरे जाएंगे, चौथे से अपना तामझाम चालू होता है, ठीक है ना। तो D1 D2 और D3 में तो मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ जाओगे इसलिए अब बता रहा हूँ, वरना मैं एक एक करके बताता। राजल D8 D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं अभी अपन। इधर मैंने बना दिया SFL और इधर मैंने बना दिया WFL। ये बात ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं भैया SFL में बताइए, ये जो गैप है बीच का, ये ज्यादा होगा कि कम होगा? SFL में ज्यादा होगा। तो अगर आपको 8 भरने, तो पेयरिंग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नीचे करवा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब बाकी दो ऊपर ही भर सकते हैं, और तो कोई जगह है नहीं। क्लियर बात। अब WFL भरो जरा।
1 2 3 4 5 दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? दोनों के अंदर T2G में 6 है, EG में 8 है ना? तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती राजा, इसमें अपने पास चॉइस नहीं है, ठीक है ना? आपकी मर्जी पड़े, आप जैसे भर लो। T2G में 6 ही आएंगे, EG में 2 ही आएंगे, ठीक? सेम गोज फॉर D9 एंड D10 ऑल्सो, ठीक है? 9 और 10 भी भरोगे तो कैसे ही भर लो, T2G में 6 ही आएंगे, EG में 3 इन द केस ऑफ D9, एंड इन द केस ऑफ D10 T2G में 6 आएंगे और EG में 4। क्लियर बात? पक्का? तो ये जबरदस्ती नहीं करी मैंने, जबरदस्ती किसे कहते हैं समझिए, यही होता है एनपी का रोल। मैं भर रहा हूं D4, भरो। SFL WFL है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो कहलाई जाती है जबरदस्ती। अपने पास ऑप्शन था ऊपर भरने का, लेकिन मैंने नीचे भरा है। हाँ वो रीजन है, लेकिन अपने पास ऑप्शन तो था ना कि मैं कहीं और भर सकता था, मेरे पास जगह तो है। तो ये एनपी का रोल यहाँ आता है। एनपी डिफाइंस फॉर ओनली D4 D5 D6 एंड D7। बाकी 1 2 3 8 9 10 के लिए एनपी कितना होता है? 0, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जबरदस्ती करवाई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग 1, ठीक है? या कितने इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती, कितने पेयर आपने फॉर्म करवाए? तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे वहां? P। NP में N की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं। यहाँ आपको CFSE का फॉर्मूला लिखवा दिया गया राजन। अपन एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं। ये आ गया मेटल कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गए उसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल EG होता है, sorry। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया CFSE, ठीक है? इट इज D0। ये मैं पहले वो लिख रहा हूं जिसमें मेरे को कोई शक व शुबार नहीं है। D1 D2 D3 D8 D9 D10, ये बिल्कुल सीधी सीधी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई घोटाला नहीं होता, कोई एनपी वेनपी का रोल नहीं है, कोई जबरदस्ती पेयरिंग नहीं है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। D0 का एग्जांपल बोले तो सपोज आपके पास स्कैंडियम+3 आ गया। सबसे पहले बताओ, स्कैंडियम+3 D0 का एग्जांपल है, ये समझते हो क्या? इसका है टाइटेनियम+3, वेनेडियम+3, क्रोमियम+3, निकेल+2, Cu+2, Zn+2। ये सब अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस के एग्जांपल्स हैं। बताइए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 0 0 0 EG 0 0, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी 0, ठीक है? T2G 1 0 0 EG 0 0, तो CFSE कितना? फटाक से वैल्यू पुट करिए।
सही है। ऐड कर लेना इसको, है ना। इट इज -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट। कितना आएगा? -1.2, है ना। सेम। हाँ जी, -2.4 प्लस 1.2, ओवरऑल -1.2 हो गया ना। इट इज -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 1.8 डेल्टा नॉट, ये हो जाएगा -0.6। और ये 2 EG 2 -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 0.4 डेल्टा नॉट, शून्य। लिख लिया ये। तो ये वो है जिसमें कोई घोटाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे D4, D5, D6। यहाँ फर्क पड़ेगा SFL और WFL का। अगर WFL है माने डेल्टा नॉट लेस देन P, फिर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे यार ऊपर हो गया। और अगर SFL है तो डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, फिर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए T2G111 EG10, T2G111 EG11, T2G211 EG11, T2G221 EG11। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4, 5, 4, 3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब अपन लिखेंगे T2G211 EG0, सो इसमें हो गए 2, 1, 0। ठीक है।
तो लिख लीजिए, उसके बाद अपन इसका CFSC लिखेंगे दोनों का। स्क्रीनशॉट लेते हो कि लिखते हो यार? चलो, D4, B5, D6, D7। एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो CR+2, इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में राजल T2G21। अच्छा, ये भी बात नोटिस करो, जैसे D4 है, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वाले की जबरदस्ती पेयरिंग करवाई है आपने। क्यों करवाई है? क्योंकि लिगेंड कैसा था? SFL था। ठीक बात है। तो ध्यान से जवाब दीजिएगा, आपको P की वैल्यूज बतानी है ना, आगे के केसेस में। T2G EG00, so it is T2G111 EG10। CFSA की वैल्यू बताइए। -1.6 डेल्टा नॉट, EG तो 0 हो गया ना, 4 इंटू 0.4 प्लस P लगाऊं क्या? ऐसे ध्यान रखिएगा, जो NP वैल्यू वैलिड है ना, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग में ही वैलिड है, क्योंकि आप जबरदस्ती पेयरिंग करवाओगे किसमें? स्ट्रॉन्ग में। वीक में तो जबरदस्ती पेयरिंग का कोई सीन ही नहीं। सही। अब आगे बात कर रहे हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ। D5 Mn+2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Fe+3 वीक लिगेंड। तो T2G221 EG00, T2G111 EG11, -2.0 डेल्टा नॉट प्लस कुछ आएगा? टू पी, जबरदस्ती पेयरिंग करवाई ना दुख की, और इसमें आएगा वो 0। ठीक है। कोई डाउट राजल? अभी आ रही है? इसमें कोई डाउट? -2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2p है ना। सेम विल गो फॉर D6 CO+3 या Fe+2, जो लेना हो लीजिए। SLWL T2G222 EG00, T2G211 EG11। यहाँ आएगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p 3p D6 है ना, सही बात है, 3p। और यहाँ कितना आएगा? -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है। नेक्स्ट, वीक में तो जबरदस्ती कुछ होता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग ही करता है जबरदस्ती तो, है ना। CO+2 SLWL T2G222 EG10, T2G221 EG11। तो -1.8 डेल्टा नॉट प्लस
कितना है जी? और यहाँ -0.8 डेल्टा। क्लियर? ऐड वैड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, स्पेस है नहीं है। कोई डाउट? मेरे से ही बोला था ना आपने? ठीक। लास्ट अपना बच रहा है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई से भी टॉपिक में कुछ भी जो आपको लग रहा हो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, करवाया नहीं है। मैं सिर्फ वो करवा रहा हूँ जो बोर्ड में पूछा जाएगा। क्या? देखो, वैसे मैं भेजूंगा आज थ्योरी के नाम पे। अगर वो पूछता है तो सिर्फ लीगेंड्स की इंफॉर्मेशन पढ़ेगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? इसके अलावा एक भी चीज। और एक और आपके एनसीईआरटी में जरूर आई थिंक एक टॉपिक गिवन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा भी होगा, ये पढ़ के जाइएगा बस। ठीक है? लीगेंड्स, सॉरी मतलब अच्छा एस, सॉरी, बिल्कुल 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 है ना, मैं वो बताना भूल गया। ये वही है। आपने सही पकड़े। आपने ये दो पार्ट में बांटे ना, EG T2G डी ऑर्बिटल, ये वही है। दो तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं राजल। एक होता है एक्सियल ऑर्बिटल, और एक होता है व्हाट, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है? एक होता है एक्सियल ऑर्बिटल, एक होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अब एक्सियल ऑर्बिटल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का क्या सेंस है, अपन किस तरीके से समझेंगे? डी के जो 5 पार्ट्स होते हैं, एक्चुअल में वो 5 कौन कौन से होते हैं? इट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है? ये जो T2G है, ये है नॉन एक्सियल, जबकि ये जो EG है, ये है एक्सियल। आप नाम से समझ सकते हो, एक्सियल माने जो एक्सिस पे प्रेजेंट हो, नॉन एक्सियल माने जो एक्सिस पे प्रेजेंट ना हो। T2G के अंदर अपन कितने डब्बे बनाते थे? 3। तो इसके अंदर आएंगे भी 3, कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX। बोले तो अगर ड्राइंग बनानी है तो फूल बना के आने अपने को मस्त। ये XY है, बस चेंज करने का है। YZ है, ZX है। आप देख सकते हैं एक्सिस पे एक भी नहीं है, इसलिए इसे नॉन एक्सियल बोला जाता है। ठीक है? एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्सिस पे होते हैं, इसके अंदर आते हैं दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोले तो एक्सिस पे है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, ये डी जेड स्क्वायर।
तो वो जो आप डी को दो कैटेगरी में बांटते हो, एक्चुअल में दे आर टू ऑर्बिटल्स, व्हाट, नॉन एक्सियल और एक्सियल। नॉन एक्सियल में आप देख सकते हैं 3 है, एक्सियल में आप देख सकते हैं 2। ठीक है। लीगेंड एक्चुअल में क्या करता है, लीगेंड डी ऑर्बिटल की डी जनरेसी को खत्म कर देता है और उसे 2 पार्ट में बांटता है, नॉन एक्सियल और एक्सियल। उसी के अकॉर्डिंगली अपन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसके अंदर कर। ठीक है। और कुछ आगे स्ट्रक्चरल आइसोमर कलर वाला है। कलर का देखो, आपको मैं कलर बेसिकली करवा दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करवा पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम हो गया। अभी मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता पाऊंगा इस 10 मिनट के ड्यूरेशन में। कलर की 2 चीज होती है राजल, है ना। एक कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर और एक कलर होता है ड्यू टू लीगेंड। 2 चीज होती है, एक तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी 2 तरीके के होते हैं, एक लीगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर और एक एमएलसीटी, मेटल से लीगेंड में चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, एलएमसीटी एमएलसीटी। रिगार्डिंग अगर मैं आपको ऑनेस्टली कलर के बारे में बताऊं, तो कलर तो सीधी सीधी बात है, आप भी जानते होंगे कि पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से कलर आता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप बोल दोगे कि सामने वाला कंपाउंड कलर्ड। बाकी विबग्योर से पता लगाया जाता है कलर, ये भी अपन जानते हैं। तो ये तो लॉजिकल बात हो गई जिसके बारे में आप कलर पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अगर बिल्कुल थ्योरी पे जाऊं कि सर क्या मैं कॉम्प्लेक्स देख के कलर का आइडिया लगा सकता हूं, कहीं से कहीं तक नहीं। कलर प्रैक्टिकली देखा जाता है, आपको हर एक कॉम्प्लेक्स का कलर क्लियर कट बात है याद होना चाहिए। ठीक है। तो कलर क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा से ऑब्जर्व्ड है, इसलिए इस पे सवाल आज तक नहीं पूछा गया बोर्ड्स में। ठीक है। बाकी अगर पढ़ने की इच्छा है बता देना, करा दूंगा। आज आपको क्वेश्चंस भेज देता हूं मैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के, देख लो, एक बार उन्हें गो थ्रू कर लो। अगर आपको कुछ भी लगे कि हाँ ये आपके पढ़ने जैसा, मतलब आपने नहीं पढ़ा, तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी कलर की बात रही, मन में कोई दिक्कत रखना मत, बता दिया जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि सर कॉम्प्लेक्स देख के कलर बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। आपको हर कॉम्प्लेक्स का कलर याद ही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो पूछे जाने के चांसेस कंपटीशन में होते हैं, बोर्ड में कुछ नहीं होते। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला आता है आयनाइजेशन। नाम से पता लग रहा है राजल, आयनाइज हो जाएगा, वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं ये इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कितने पार्ट में टूट रहा है ये? 2। बिल्कुल। एक और कॉम्प्लेक्स दे रखा है, टूट रहा है ऐसा नहीं होता ना, यही तो धारणाएं गलत बहुत ज्यादा बंधी हुई है अपनी। बताऊंगा आज किस तरीके से परफेक्टली डिफरेंशिएट करोगे कौन सा आइसोमर कौन शो करेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? इसमें NO3 बाहर है, इसमें NO3 अंदर है, इसमें SO4 अंदर है, इसमें SO4 बाहर है। कुल मिला के आयनाइजेबल पार्ट में डिफरेंस है। ठीक है।
तो अगर दो कॉम्प्लेक्स जो टूट सकते हैं अगर उनके आयनाइजेबल पार्ट में डिफरेंस है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बात क्लियर पहली। दूसरी, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का सीधा सीधा एग्जांपल आता है राजल, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर दिख गया, सीधे हाइड्रेशन, कुछ नहीं सोचना। ठीक। थर्ड आ जाता है लिंकेज। मैं कैसे पता लगाऊं लिंकेज है? एम्बीडेंटेड लिगेंड याद है? कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिख जाता है, देन इट विल बी एन लिंकेज आइसोमर। Cn माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, NO2, ONO, होपफुली याद होगा वो सब, है ना? हाँ, मैं बोला ना, मैं बिल्कुल सारे केसेस लूंगा। एक बार मेरी बस सुन लो, मेरे को पता है आप कहाँ डाउट पूछ सकते हो। 3 में कोई डाउट? चलो, ये लिखना है क्या कुछ? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एम्बीडेंटेड लिगेंड मैंने लिखवा दिए हैं आपको, है ना? तो आप वहां से बिल्कुल छाप सकते हो सारे के सारे। लास्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन। होने में तो एक लीगेंड आइसोमेरिज्म भी है, बट वो आपके लीगेंड और पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस के बाहर है। इसमें मुझे बताना क्या चेंज नजर आ रहा है। ये एग्जाम्पल है किसका? कोऑर्डिनेशन का। कंपेयर करिए दोनों को। ये बात बहुत नॉर्मल साइकोलॉजी है, ठीक है ना? ध्यान रखना, 90% लोग मेटल रिप्लेसेबल बोलते हैं, फर्जी बात है। मेटल कभी रिप्लेस नहीं होता, लीगेंड इंटरचेंज होते हैं। ठीक है। कोबाल्ट के साथ पहले NH3 था, अब साइनाइड है। क्रोमियम के पास पहले साइनाइड था, NH3 है। लीगेंड का इंटरचेंज होता है, मेटल्स का नहीं। ठीक। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। राजल जी, वो आपको कभी भी कंपेयर वाला भाग तो नहीं देगा, क्लियर कट बात है। ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो आइसोमर मैंने आपको दे दिए, कंपेयर करने के लिए आपको वो दोनों देख के बताने हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करे, वो ये कभी नहीं देगा आपको। ठीक है। आप कैसे पता लगाओगे? अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एग्जाम्पल इस तरीके का है, मतलब एक एग्जाम्पल है और उसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इतना समझ में आया? अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन। मैं बोल रहा हूं तब जब उसने आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछ लिया बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और उसके अंदर लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब सॉरी, उसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज।
अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, बाहर भी एक आयनाइजेबल आयन दे दिया, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, ये बात होती है सारी, ये अपने को दिमाग में बैठाना है। अगर आपको सीधे सीधे ऐसे दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, बताओ कौन सा आइसोमर शो करेगा? कोऑर्डिनेशन। कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर, हाइड्रेशन। कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेड, लिंकेज। कॉम्प्लेक्स के बाहर एक रैंडम आयन, आयनाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, डेल्टा नॉट जिसका जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हो? के इक्विवेलेंट करवा रखा होगा, मेरे को एक बार फोटो भेज दीजिएगा राजल, है ना? मैं देख लूंगा उसमें बताने लायक क्या है। ठीक है, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें कोई डाउट? एग्जाम्पल दूं कि देख लोगे खुद? ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ, है ना, नोट्स ए क्वेश्चंस।